तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी साल रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी को जिसका नाम है द फर्स्ट ओमन। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत फादर ब्रैनन को दिखाते हुए होती है जो एक चर्च में फादर हैरिस से मिलने के लिए आया हुआ था। फादर हैरिस ब्रैनन से कहता है कि मैंने तुम्हें मुझे ढूंढने से मना किया था और ब्रैनन कहता है कि प्लीज फादर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। और फिर फादर हैरिस ब्रैनन को स्कियाना नाम की एक छोटी बच्ची की फोटो देता है जिसे देखकर ब्रैनन कहता है कि ये तो एक आम इंसानी बच्ची लग रही है, जिस पर फादर हैरिस कहता है कि ये कोई आम बच्ची नहीं है और ना ही इसका जन्म नॉर्मल तरीके से हुआ है। और यहाँ फ्लैशबैक में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर कोई रिचुअल किया जा रहा था जिसमें उसके सारे कपड़े उतारकर एक बेड पर बांध दिया जाता है और फिर उसके चेहरे को एक काले कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और तभी वहां पर किसी डीमन या फिर मॉन्स्टर की सांसों की आवाज आती है जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। और वो डीमन या मॉन्स्टर जो भी है इस लड़की के साथ गलत काम करता है। खैर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहां ब्रैनन फादर हैरिस को स्कियाना के बारे में डिटेल में बताने के लिए कहता है, लेकिन फादर हैरिस कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि स्कियाना अभी टीनेज में होगी और वो लोग उसके बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। और इतना बताकर फादर हैरिस चर्च से बाहर आ जाता है और ब्रैनन भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि अपने पाप को छुपाने से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। जिस पर फादर हैरिस कहता है कि मैं तो माफी चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये सब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और तभी एक लोहे की पाइप सीधा फादर हैरिस के सर पर गिरती है, वो मिस्टीरियस तरह से हंसते हुए मारे जाते हैं। इसके बाद कहानी साल 1971 के रोम में सेट होती है जहां पर हम सिस्टर मार्गारेट को देखते हैं जो कि अभी अभी अमेरिका से रोम आई है। असल में उसे रोम में एक ऑर्फनेज में बुलाया गया है जहां पर वो अपने नन बनने की वाउस लेने वाली है। खैर एयरपोर्ट पर मार्गारेट को लेने के लिए फादर गैब्रियल और कार्डिनल लॉरेंस आते हैं। कार्डिनल भी पहले यहाँ पर एक फादर हुआ करते थे और वो मार्गारेट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि कार्डिनल मार्गारेट को बचपन से जानता है। खैर इसके बाद ये तीनों ऑर्फनेज के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मार्गारेट कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखती है और कार्डिनल उसे बताता है कि फिलहाल रोम में सिविल राइट्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये प्रोटेस्टर सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि चर्च के खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं जहाँ पर मार्गारेट की मुलाकात सिस्टर सिल्वा से होती है जो कि उसे ऑर्फनेज दिखाने के लिए अंदर ले जाती है और उसे बताती है कि इस ऑर्फनेज में सिर्फ लड़कियों को ही रखा जाता है, वो भी सिर्फ 18 साल से छोटी लड़कियों को। और इस ऑर्फनेज में एक हॉस्पिटल भी है जिसमें ये लोग अनमैरिड प्रेग्नेंट लड़कियों की डिलीवरी के वक्त उनकी मदद करते हैं और इसके लिए इस ऑर्फनेज का स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। इसके बाद मार्गारेट की मुलाकात सिस्टर एंजेलिका से होती है जिसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था और सिस्टर सिल्वा मार्गारेट को एंजेलिका के बारे में बताती है कि वो इसी ऑर्फनेज में पली बड़ी है। फिर सिस्टर सिल्वा को किसी काम के लिए ऑफिस जाना पड़ता है और मार्गारेट यहाँ पर एक स्केच देखती है जिसमें एक लड़की हवा में फ्लोट कर रही थी जिसे कार्लिटा नाम की एक लड़की ने बनाया था। जिसके बाद मार्गारेट अकेली ही कार्लिटा के रूम में चली जाती है जहाँ पर अचानक ही कार्लिटा उसे पकड़कर अजीब तरह से उसके फेस को चाटने लगती है और ठीक उसी समय यहाँ पर सिस्टर सिल्वा आ जाती है और कार्लिटा को एक कमरे में बंद कर देती है और वो मार्गारेट को बताती है कि दूसरे बच्चों को सेफ रखने के लिए कार्लिटा को कमरे में बंद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार वो बहुत अग्रेसिव हो जाती है। खैर इसके बाद सिस्टर सिल्वा मार्गारेट को उसके ड्राइवर लूका से मिलवाती है जो कि मार्गारेट को उसके रूम पर छोड़ देता है जहाँ पर वो अपनी रूममेट मारिया से मिलती है जो कि थोड़ी नोटी टाइप लड़की थी और वो छुपकर नाइट आउट और पार्टी वगैरह करती रहती थी। अब अगले दिन मार्गारेट ऑर्फनेज में सभी बच्चों से घुलने मिलने लगती है और उनसे यहाँ की लैंग्वेज भी सीखने लगती है। और रात के समय जब सभी बच्चे अपने अपने बेड पर सोने जा रहे थे तो वो देखती है कि कार्लिटा अपने बेड पर नहीं है और वो उसे देखने के लिए उसी रूम में जाती है जहाँ पर सिस्टर सिल्वा ने उसे बंद किया था और उसे कमरे में से कुछ आवाजें आती हैं और वो छुपकर देखती है तो दो नर्स कार्लिटा को बेड पर बांध रही थी और तभी एक नन मार्गारेट को देख लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब सबके सोने के बाद मारिया मार्गारेट को एक सेक्सी ड्रेस पहनाकर अपने साथ क्लब पार्टी में चलने के लिए फोर्स करने लगती है जिस पर पहले तो मार्गारेट मना करती है लेकिन मारिया के मनाने पर वो उसके साथ क्लब चली जाती है जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक करने लगती हैं और फिर इनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जिनमें से एक लड़का जिसका नाम पोलो होता है वो मार्गारेट के साथ डांस करने लगता है
और फिर ये दोनों किस करने लगते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह मार्गारेट अपने बिस्तर पर जागती है और उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन मारिया उसे कहती है कि कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन कुछ भी गलत होने से पहले मैं तुम्हें घर ले आई। इसके बाद जब मार्गारेट ऑर्फनेज से बाहर होती है तो फादर ब्रैनन उससे मिलने आता है और वो उससे कहता है कि तुम इस ऑर्फनेज में नहीं हो, तुम्हें कार्लिटा से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके साथ कोई इविल पावर है। लेकिन मार्गारेट उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वो मार्गारेट को मिलने के लिए अपना एड्रेस देकर वहां से चला जाता है। अब वो ऑर्फनेज में वापस आ जाती है और बच्चों से कार्लिटा के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि कार्लिटा को हमेशा ही एक कमरे में बंद करके रखा जाता है और कोई भी नन उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, जिसकी वजह से मार्गारेट को कार्लिटा से हमदर्दी हो जाती है और वो उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाने लगती है। और कार्लिटा उसे कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, जिस पर मार्गारेट उसे कहती है कि बचपन में मुझे अजीब अजीब सपने आया करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं बुरी हूँ। लेकिन समय के साथ साथ मुझे समझ में आया कि मैं बुरी नहीं, बस बाकी लोगों से थोड़ा अलग हूँ और अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। जिसे सुनकर कार्लिटा को थोड़ा अच्छा फील होता है। तभी इन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है और मार्गारेट भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि एक लड़की की डिलीवरी हो रही थी और वो लड़की मार्गारेट को देखकर अजीब तरह से हंसने लगती है। और मार्गारेट उस लड़की की बर्थ कैनल से किसी डीमन के हाथ को बाहर निकलते हुए देखती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि ये लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो रही थी और इन बच्चों का पिता कौन है, इस बारे में भी कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब अगले सीन में मार्गारेट सिस्टर एंजेलिका को कार्लिटा को अजीब तरह से टच करते हुए देखती है, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। और जब वो उनके पास जाकर चेक करती है तो एंजेलिका कार्लिटा को एक प्रेग्नेंट लड़की का स्केच दिखा रही थी और मार्गारेट एंजेलिका को कहती है कि छोटे बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं दिखानी चाहिए। और तभी अचानक ही एंजेलिका मार्गारेट को पकड़कर उसे किस कर देती है। और यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि एंजेलिका की ये हरकत ऑर्फनेज में किसी को भी अजीब नहीं लगती। खैर, इसके बाद मार्गारेट कार्लिटा को बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन तभी सिस्टर एंजेलिका ऑर्फनेज के ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाती है और कार्लिटा को देखने लगती है। और तभी अचानक ही कार्लिटा के साथ खेल रहे सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं और एंजेलिका ने अपने शरीर पर गैसोलीन छिड़का हुआ था और गले में फंदा भी डाला हुआ था। और वो कार्लिटा और मार्गारेट की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए है। और फिर वो हंसते हुए खुद को आग लगाकर फांसी पर लटक जाती है, जिसकी वजह से पूरे ऑर्फनेज में हंगामा हो जाता है। अब फाइनली अजीब चीजें होते हुए देखकर मार्गारेट फादर ब्रैनन के पास जाती है, जहाँ पर ब्रैनन उसे बताता है कि इस दुनिया में दो टाइप की चर्चेज हैं, एक तो जिसमें हम गॉड की पूजा करते हैं और दूसरी वो जिसे कुछ गलत लोग रेप और मर्डर जैसी चीजों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से लोगों का चर्च से भरोसा खत्म हो चुका है और उन्होंने चर्च में जाना बंद कर दिया है। जिसे देखते हुए ये ऑर्फनेज जिसमें तुम काम करती हो वो कुछ बड़े चर्चिस और पावरफुल लोगों के साथ मिलकर एंटी क्राइस्ट को इस दुनिया में लाना चाहते हैं, जिसके डर से लोग फिर से चर्च में जाना शुरू कर दें। यानी कि जब डर होगा तभी तो लोग गॉड से मदद मांगने के लिए चर्च में जाएंगे। और फिर ब्रैनन मार्गारेट को वो फोटो दिखाता है जो कि उसे फादर हैरिस ने दी थी और मार्गारेट पूछती है कि क्या ये छोटी बच्ची कार्लिटा है और क्या उसे कोई खतरा है, जिस पर फादर ब्रैनन कहता है कि मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद कार्लिटा ही एंटी क्राइस्ट को जन्म देगी। और ब्रैनन कहता है कि कार्लिटा का जन्म 6 महीने की 6 तारीख को सुबह 6 बजे हुआ था और 666 शैतान का मार्क होता है, जो कि कार्लिटा की बॉडी पर जरूर होगा। तुम बस मुझे कार्लिटा की फाइल ला दो ताकि मैं ये जान सकूं कि कार्लिटा कैसे पैदा हुई थी। और मार्गारेट पूछती है कि कैसे पैदा हुई थी से आपका क्या मतलब है। और ब्रैनन उसे कहता है कि इस ऑर्फनेज में लड़कियों को एक डेमोनिक एंटिटी के साथ फिजिकल करवाया जाता है और कार्लिटा भी ऐसे ही पैदा हुई थी और अब कार्लिटा को भी उसी डेमोनिक एंटिटी के साथ इंटीमेट करवाया गया है और वो प्रेग्नेंट है। जिसे सुनते ही मार्गारेट यहाँ से जाने लगती है और ब्रैनन उसे रोकते हुए कहता है कि 6 जून को ये शैतान हमारी दुनिया में जन्म ले चुका होगा, इसलिए हमें 6 जून से पहले ही कुछ करना होगा। लेकिन मार्गारेट ब्रैनन से कहती है कि तुम पागल हो और तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब ऑर्फनेज के बच्चे एक बस में एक आर्ट म्यूजियम को देखने जा रहे थे और मार्गारेट फादर गैब्रियल से कार्लिटा की हिस्ट्री के बारे में पूछती है कि वो ऑर्फनेज में कैसे आई थी, लेकिन फादर को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और सिस्टर सिल्वा इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से वो इन्हें घूरने लगती है और ये दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते। इसके बाद मार्गारेट कार्लिटा को अकेले में ले जाकर कहती है कि देखो तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो और अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत काम किया है तो मुझे बता दो। जिस पर कार्लिटा कहती है कि मुझे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं
लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती कि वो रियल होते हैं या फिर सिर्फ मेरे विजन्स होते हैं। जिस पर मार्गारेट कहती है कि मुझे भी बचपन में विजन्स आया करते थे लेकिन वो सच नहीं होते। और तभी कार्लिटा कहती है कि पर मेरे विजन सच हैं, और वो ये कहकर यहाँ से भाग जाती है। और जब मार्गारेट दोबारा कार्लिटा के पास जाती है तो वो उसके पास एंजेलिका की आत्मा को देखती है, जो कि मार्गारेट को देखकर हंसने लगती है, जिसे देखकर मार्गारेट बुरी तरह से डर जाती है। तभी यहाँ पर सिस्टर सिल्वा आती है और उन्हें कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर दंगे कर दिए हैं। अब दंगों की वजह से मार्गारेट बाकी ग्रुप से अलग हो जाती है। तभी मार्गारेट को ऐसा लगता है कि कोई डेमोनिक एंटिटी उसे पकड़ रही है, उसे दबा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो यहाँ पर अकेली ही खड़ी हुई थी और सिस्टर सिल्वा उसे इस हालत में देख लेती है और समझ जाती है कि मार्गारेट कुछ हेलुसिनेट कर रही है। जिसके बाद वो मार्गारेट से कहती है कि हमें तुम्हारी चिंता है, और कार्डिनल ने मुझे बता दिया है कि तुम्हें बचपन में हेलुसिनेशन की बीमारी थी, और मुझे लगता है कि कार्लिटा की वजह से तुम्हारी ये बीमारी वापस आ रही है, क्योंकि कार्लिटा को भी यही बीमारी है। इसलिए तुम्हें कार्लिटा से दूर रहना होगा, और हम तुम्हारे वाउस को भी पोस्टपोन कर रहे हैं। जिसकी वजह से मार्गारेट और सिस्टर सिल्वा में बहस हो जाती है, और सिस्टर सिल्वा कहती है कि अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, और मार्गारेट भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और जब वो अपने रूम पर जा रही थी तभी उसे रास्ते में पोलो मिलता है, और मार्गारेट उससे बात करने की कोशिश करती है। वो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर उस रात क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले पोलो कुछ बता पाता एक मिनी ट्रक उसे उड़ा देता है। अब अगले दिन जब सिस्टर मारिया के वाउस दिलाए जा रहे थे तो मार्गारेट चुपके से सिस्टर सिल्वा के ऑफिस में जाती है और कार्लिटा की फाइल ढूंढने लगती है, और उसे वहां पर एक चाबी मिलती है, जिससे वो ऑफिस में से ही एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर एक सीक्रेट बेसमेंट में जाती है, जहां पर उसे 1 या 2 नहीं बल्कि 14 स्कियाना की फाइल्स मिलती हैं, और ये सभी अलग अलग सालों में 6 जून सुबह 6 बजे ही पैदा हुई थी। लेकिन इनमें से सिर्फ कार्लिटा ही जिंदा थी, क्योंकि इससे पहले के 13 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि पैदा होने वाले सारे बच्चे लड़कियां ही थी, कोई भी लड़का नहीं था। खैर अब मार्गारेट सभी फाइल्स और कार्लिटा को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे सिस्टर सिल्वा देख लेती है, जिसकी वजह से मार्गारेट कार्लिटा को लेकर एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन वो लोग उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर मार्गारेट को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कार्लिटा मार्गारेट को छुड़ाने के लिए चिल्लाने लगती है। और तभी मार्गारेट को उसके मुंह के अंदर 666 का मार्क दिखाई दे जाता है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि फादर ब्रैनन का अनुमान बिल्कुल ठीक था और कार्लिटा ही शैतान की संतान है। खैर इसके बाद मार्गारेट को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर उसे अजीब अजीब विजन्स आते हैं और एक अजीब सी लड़की उसे हॉन्ट करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर फादर गैब्रियल आ जाता है और वो मार्गारेट को बचा लेता है, और फिर ये दोनों स्कियाना की सभी फाइल्स को लेकर फादर ब्रैनन के पास पहुंच जाते हैं, और फादर ब्रैनन इन फाइल्स को चेक करने लगता है। लेकिन तभी मार्गारेट का ध्यान उस फोटो पर पड़ता है जो कि फादर हैरिस ने ब्रैनन को दी थी, और उस फोटो में जो बच्चा था उसके सर पर 666 का मार्क था, और वो ब्रैनन को बताती है कि ये मार्क कार्लिटा के सर पर नहीं बल्कि उसके मुंह के अंदर है, जिसका मतलब इस फोटो में जो बेबी है वो कार्लिटा नहीं है। और फिर मार्गारेट सभी फाइल्स को देखने लगती है, और एक फाइल में बेबी की फोटो मिसिंग थी, और उस फाइल में वो फोटो बिल्कुल सही बैठती है जो कि हैरिस ने ब्रैनन को दी थी। यानी कि 14 बच्चों में से कार्लिटा अकेली सर्वाइवर नहीं थी, बल्कि उससे पहले भी एक बच्चा सर्वाइव कर चुका था। और तभी मार्गारेट को पोलो की वो बात याद आती है जो कि उसने मरने से पहले बोली थी, जो थी लुक फॉर द मार्क, यानी कि अपने निशान को देखो। और जैसे ही मार्गारेट अपने सर पर देखती है तो उसे अपने सर पर ही वो मार्क मिल जाता है। और फिर मार्गारेट को ये भी याद आ जाता है कि आखिर उस रात क्लब में उसके साथ क्या हुआ था। असल में उस रात मारिया का उसे क्लब ले जाना, फिर पोलो का मिलना, फिर खूब शराब पीना, ये सब एक साजिश थी जिसमें ऑर्फनेज के सभी लोग शामिल थे। और जब वो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गई थी तो ऑर्फनेज की नर्स ने उसके साथ भी वही रिचुअल किया था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि एक डेमोनिक एंटिटी मार्गारेट के साथ फिजिकल हुई थी। यानी कि वो लड़की जो एंटी क्राइस्ट को जन्म देगी वो कार्लिटा नहीं बल्कि मार्गारेट थी। और जैसे ही मार्गारेट को ये बात समझ में आती है तो वो ब्रैनन से कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। और इसके बाद फादर ब्रैनन और गैब्रियल मार्गारेट को लेकर एक डॉक्टर के पास जाने लगते हैं ताकि वो मार्गारेट का अबॉर्शन करवा सकें। लेकिन रास्ते में ऑर्फनेज के लोग उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देते हैं, और इस एक्सीडेंट में मार्गारेट को कोई चोट नहीं आती, लेकिन वो डेमोनिक होने लगती है। और अब तक वो बिल्कुल स्लिम थी, लेकिन अब अचानक ही उसका पेट फूल जाता है, यानी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा अचानक ही बड़ा हो जाता है। और आज 6 जून है और जल्दी ही सुबह के 6 बजने वाले हैं, यानी कि कुछ ही देर में एंटी क्राइस्ट का जन्म होने वाला है। खैर इसके बाद मार्गारेट बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को ऑर्फनेज में एक बेड पर बंधा हुआ पाती है। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। असल में इस ऑर्फनेज में अलग अलग लड़कियों को एक डेमोनिक एंटिटी जैकल से इंटीमेट करवाया जाता था,
और इस इंटीमेसी से 14 बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें से सिर्फ मार्गारेट और कार्लिटा ही सरवाइव कर पाई। बाकी सभी बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। और इसके बाद मार्गारेट को इस ऑर्फनेज से दूर भेज दिया गया ताकि किसी को भी मार्गारेट पर इस बात का शक न हो कि वो एंटी क्राइस्ट को जन्म देगी। और जब वो जवान हुई तो उसे फिर से यहाँ पर बुला लिया गया ताकि उसको फिर से डेमोनिक एंटिटी जैकल से इंटीमेट करवाया जा सके और एंटी क्राइस्ट का जन्म हो सके। यानी कि एंटी क्राइस्ट को पैदा करने के लिए इस डेमोनिक एंटिटी जैकल को अपनी ही संतान से फिजिकल होना था। और यहाँ पर कार्लिटा को इसलिए रखा गया कि अगर मार्गारेट किसी वजह से फेल भी हो जाती है तो सही समय आने पर कार्लिटा से एंटी क्राइस्ट का जन्म करवाया जा सके। खैर यहाँ पर मार्गारेट को 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और इनको लड़की से कोई मतलब नहीं था क्योंकि एंटी क्राइस्ट की पूरी ताकत को पाने के लिए इन्हें एक लड़का चाहिए था। और उसके ऊपर 666 का मार्क भी है, यानी कि यही लड़का एंटी क्राइस्ट है। अब यहाँ पर सभी लोग इस बच्चे के लिए काफी खुश थे, लेकिन मार्गारेट समझ चुकी थी कि ये बच्चा इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वो कार्डिनल से कहती है कि क्या मैं अपने बेटे को गले लगा सकती हूँ। और जैसे ही कार्डिनल उसे बच्चा देने लगता है तो वो एक सर्जिकल नाइफ से कार्डिनल को खत्म कर देती है। और फिर वो इस बच्चे को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर सिल्वा उस बच्चे को बचा लेती है। और मारिया जो कि मार्गारेट की रूममेट थी, वो मार्गारेट को स्टैब कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद सिस्टर सिल्वा ऑर्डर देती है कि इस कमरे में आग लगा दो, जिसमें मार्गारेट और उसकी बेटी दोनों जलकर मारे जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है और अब इन्हें मार्गारेट की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद कमरे में आग लगा दी जाती है, लेकिन कार्लिटा मार्गारेट और उसकी बेटी को बचा लेती है। और जब मार्गारेट इस कमरे से जा रही थी तो वो एक जैकल को देखती है जो कि आग में जल रहा था। और ये वही जैकल है जो कि लड़कियों को असोल्ट किया करता था। और शायद ये एक नॉर्मल जैकल था जिसे डेविल ने पोजेस किया हुआ था। और जब उसका काम खत्म हो गया तो डेविल ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हम ऑर्फनेज के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि सिस्टर मारिया को अमेरिकन डिप्लोमेट रॉबर्ट और उसकी वाइफ कैथी के बारे में बता रहे थे कि उसकी डिलीवरी होने वाली है और तुम्हें उनके बच्चे को इस एंटी क्राइस्ट बच्चे के साथ बदलना होगा, जिससे कि एंटी क्राइस्ट की परवरिश एक अच्छे खानदान में होगी और उसे पावर्स मिलेंगी। और सिस्टर मारिया बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो हॉस्पिटल जाकर उनके बच्चे को इस एंटी क्राइस्ट बच्चे के साथ बदल देती है। इसके बाद कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर हम कार्लिटा मार्गारेट और उसकी बेटी यानी एंटी क्राइस्ट की बहन को देखते हैं जो कि एक बर्फीले पहाड़ पर एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं। तभी इनके पास फादर ब्रैनन आता है और मार्गारेट को बताता है कि ऑर्फनेज के लोग जानते हैं कि तुम लोग जिंदा हो और तुम उनके लिए खतरा बन सकती हो, इसलिए वो तुम्हें लेने जरूर आएंगे। जिस पर मार्गारेट ब्रैनन पर ही बंदूक तान देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है और ब्रैनन भी उसकी बात समझता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एंटी क्राइस्ट को देखते हैं जो कि रॉबर्ट और कैथी की देख रेख में बड़ा हो रहा है और उसका नाम डैनियन है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इससे आगे की कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इसका अगला पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।